पीटर विलियम सर वो लकड़ी का टुकड़ा लेकर अमेरिका चले गए। वहां पर उन्होंने कार्बन डेटिंग की, जिससे यह पता चला कि यह लकड़ी का टुकड़ा 1359 एडी के आसपास का है। जैसे ही उन्होंने ये रिपोर्ट सबमिट की, इंडिया में यह खबर फैल गई और उस वक्त की मौजूदा सरकार ने नदी के किनारे जितने भी लकड़ी के दरवाजे थे वो सब हटा दिए और उसको ईंट की दीवार से चिनवा दिया। माय लॉर्ड, योगेश जी, हम कैसे मान लें कि जो आप कह रहे हैं वो सही है? सेंड्रा विलियम्स पीटर विलियम्स की डॉटर है, जो अभी जिंदा है। वो भी हमारे साथ थी उस वक्त। आप चाहें तो उनसे पूछ सकते हैं। योगेश जी, वेरीफाई तो हम करेंगे, फिलहाल आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। मिलॉर्ड, अब मैं ये बताना चाहूंगा कि ताजमहल के नीचे के कमरों में क्या क्या होने की संभावना है। यह किताब अमेरिकन राइटर स्टीफन नेप ने लिखी है, ताजमहल एंड इट्स ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री। इस किताब में वही लिखा है जिसका जिक्र रघुराम जी ने भी किया था। मिलॉर्ड, इस किताब में एक अहम बात लिखी है कि 1959 में देश को आजाद हुए 12 साल बीत चुके। तब आर्कियोलॉजिस्ट मिस्टर राव अपनी टीम के साथ ताजमहल के नीचे के कमरों में कंजर्वेशन का काम करने के लिए गए। अरे राव सर। हाँ रघुराम, ये देखिए। माय लॉर्ड, उस दीवार के पीछे अष्टवासु की मूर्ति निकली। मिस्टर राव ने तुरंत इस बात का जिक्र ऑथोराइज पर्सन से किया, तो वहां से जवाब आता है कि शट द वॉल एज वेल एज योर माउथ, कि ताज की दीवारें और अपना मुंह दोनों बंद कर दो। माय लॉर्ड, महज एक किताब के आधार पर ये इतना गंभीर आरोप कैसे लगा सकते हैं किसी सरकार पर या किसी व्यक्ति विशेष पर? मिलॉर्ड, अगर किताबों के आधार पर ये माना जा सकता है कि ताजमहल शाहजहां ने ही बनवाया था, तो किताबों के आधार पर यह भी माना जाना चाहिए कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया था। इस सारे बखेड़े को सुलझाने का एक ही उपाय है, कार्बन डेटिंग। ताजमहल के कार्बन डेटिंग करवा दीजिए, सीधा साफ हो जाएगा। कितना दूध, कितना पानी, जान लो ताज की पूरी कहानी। साइलेंस। कोर्ट को सारे एविडेंसेस एग्जामिन करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। तब तक आप दोनों अपनी अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट हियरिंग विल बी ऑन 22nd। द कोर्ट इज एडजर्न फॉर द डे। देखो देखो पापा ठीक हो क्या आ गए। चलो चलो पापा आ गए, पापा आ गए। आराम से बेटा, थोड़ा आ गए। सॉरी। चलो चलो चलो, आप खुश है? तू पापा आ गए। दर्द मत करियो, समझा? दर्द ज्यादा है बेटू। हाँ, चल चल, पैर में सिकाई कर दियो जाके। चल। सुनवाई को लेकर आज कोर्ट परिसर के बाहर लोगों के बीच काफी गहमागहमी है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार विकास और इतिहास की जंग में जीत किसकी होती है। विष्णुदास ने अब तक कोर्ट में मुगलों के कई राज उजागर तो कर दिए हैं, लेकिन असल में जीत किसकी होगी, इसका निर्णय आज होना है।
तुम पे पूरा भरोसा है, कॉन्फिडेंस। चलो। आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग शांति के साथ इस प्रोसीडिंग को सुनेंगे। राशिद जी, योर क्लोजिंग स्टेटमेंट प्लीज। थैंक यू माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, आज फैसले का दिन है, एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है जिस पर पूरे हिंदुस्तान की नजर टिकी हुई है। सारे मीडिया की नजर इसी केस पर है। क्यों? क्योंकि हर आदमी ये जानना चाहता है कि आप ताजमहल के बारे में क्या फैसला सुनाएंगे। उससे पहले मैं ताजमहल के एक और पहलू पर रोशनी डालना चाहूंगा। थोड़ी देर के लिए हम ये मान लें, साइड में रख दें कि ताजमहल किसने बनवाया, क्यों बनवाया, कब बनवाया, और सिर्फ ये सोचें कि महज ताजमहल होने से हमारे मुल्क हिंदुस्तान को क्या फायदा है। माय लॉर्ड, साल में लाखों टूरिस्ट न सिर्फ हिंदुस्तान से बल्कि विदेशों से, दुनिया के हर मुल्क से ताजमहल को देखने आते हैं। हर साल सरकार को कई 100 करोड़ का बिजनेस मिलता है, जिससे मुल्क की इकोनॉमी को बहुत फायदा पहुंचता है। दूसरी तरफ ताजमहल से रोजी रोटी कमाने वालों की एक लंबी फहरिस्त है, जैसे कि गाइड्स, जो कि विष्णु जी खुद हैं और इनकी 3-3 पीढ़ियां इसी काम में लगी हुई हैं। तो गाइड्स, फोटोग्राफर्स, रिक्शा वाले, दुकानदार, कहने का मतलब है कि एक चना बेचने वाले से लेकर होटल चलाने वाले तक का घर ताजमहल की वजह से चलता है। माय लॉर्ड, आगरे का नाम सुनते ही दिमाग में 2 चीजें आती हैं सिर्फ, एक वहां का पेठा और दूसरा ताजमहल। अतीत के चक्कर में पड़कर ऐसा ना हो कि कहीं हम अपना वर्तमान खराब कर लें। और 7 अजूबों में शुमार होने पर देश को जो इज्जत मिली है, ताज की छवि धूमिल करके कहीं हम वो खिताब गवा न दें। माय लॉर्ड, ताजमहल में लोग इसलिए दिलचस्पी लेते हैं क्योंकि इसकी नींव मोहब्बत पर रखी गई है। माय लॉर्ड, जितने भी कपल ताजमहल को देखने आते हैं, उनके मन में कभी ना कभी ये बात जरूर आती होगी कि काश उन्हें भी कोई ऐसा प्यार करने वाला मिले या मिलता जो उनके लिए ताज न सही, छोटा मोटा घर ही बना देता। इट मीन्स माय लॉर्ड, इट इज अ सिंबल ऑफ लव एंड सिंबल ऑफ होप। माय लॉर्ड, अगर इसकी कहानी बदली गई तो इससे बहुत नुकसान होगा। जिनको जो करना था वो करके चले गए, अब हमें ये सोचना है कि हमें क्या करना है। माय लॉर्ड, ये देश में धर्म विवादों को बढ़ावा देगा। ये चिंगारी एक भयंकर आग बनकर फैल सकती है अगर इसे रोका नहीं गया तो। ताज के इतिहास से हमारे देश के भविष्य को फायदा होगा, नुकसान होगा, भविष्य बनेगा या बिगड़ेगा, इसका फैसला आपके हाथ में है। माय लॉर्ड, सवाल पूछना बहुत आसान है, लेकिन असली हिम्मत चाहिए होती है जवाब सुनने के लिए। ये सवाल कि ताजमहल किसने बनवाया था, पूरी दुनिया में कोई भी पूछे, कितनी बार भी पूछे, कभी भी पूछे, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब है, शाहजहां ने। With this I rest my case, my lord. That's all. Thank you. मिस्टर विष्णु जी, आपकी क्लोजिंग स्टेटमेंट। मिलॉर्ड, ताजमहल दुनिया का 7वां अजूबा है, उसके बारे में कोई दो राय नहीं है। और मैं ये भी नहीं मानता कि ताजमहल के निर्माण की सच्चाई बाहर आने से ताजमहल की छवि धूमिल हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। मुझे तो लगता है कि उल्टा कोहरा छट जाएगा और ताजमहल साफ दिखने लगेगा। और मैं ये भी मानता हूं कि ताजमहल कई लोगों के जीवन यापन का साधन है, लेकिन क्या मिलॉर्ड सच्चाई से मुंह मोड़कर सिर्फ धंधा करना ही हमारी मानसिकता? फिर तो हर एक विदेशी आक्रमणकारी सही है जो सिर्फ यहां पे धंधे की दृष्टि से आया, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी। और हम तो आज भी धंधा ही कर रहे हैं मिलॉर्ड, शिक्षा का धंधा, इतिहास का धंधा। तो मिलॉर्ड, अगर इतिहास को भी नफे नुकसान की दृष्टि से देखा जाए तो फिर इतिहास इतिहास नहीं रहता, एक कॉमोडिटी हो जाती है, कपोल कल्पित कहानी बन जाती है। और आज भी मिलॉर्ड, आपने देखा होगा कि आम लोगों को इतिहास के बारे में उतना ही पता है जितना कि बताया जाता, और उसके ऊपर अगर आपने सच्चाई बताने की कोशिश की तो उसे प्रोपेगेंडा कह के खारिज किया जाता है। मिलॉर्ड, बरसों पहले बख्तियार खिलजी नाम का एक दरिंदा भारत आया,
उसने नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दी। नालंदा विश्वविद्यालय जहां दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे, 90 लाख किताबें जला दी थी। 3 महीने तक आग जलती रही, हजारों विद्यार्थियों शिष्यों को काट के रख दिया और असली भारत का इतिहास उस आग में स्वाहा हो गया। फिर आए अंग्रेज, उन्होंने भी हमारे इतिहास के साथ खिलवाड़ किया और जो मन में अनाप शनाप लिख दिया। और फिर आजादी मिली तो एक नया दुश्मन खड़ा हो गया, वामपंथ। और जाहिल वामपंथी इतिहासकारों ने अपने हिसाब से इतिहास को तोड़ा मरोड़ा और एक नया इतिहास रच दिया। आप देखिए मिलोड, हमें अंग्रेजों के अत्याचार के बारे में पढ़ाया जाता है, कभी मुगलों के अत्याचार के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। वरना सब जानते हैं देश में अनगिनत मंदिर टूटे हैं, सोमनाथ से लेकर काशी विश्वनाथ तक, लेकिन उसका कोई जिक्र नहीं है। अंग्रेजों ने 200 साल राज किया मिलोड, लेकिन कभी भी किसी मंदिर को तोड़कर गिरिजाघर नहीं बनाए। मिलोड, जिस शाहजहां को सेक्युलर कहा जाता है कि सभी धर्मों से प्यार करने वाला, सभी लोगों को गले लगाने वाला, एक मासूम सा क्यूट सा, वो शाहजहां ने देश में अनगिनत मंदिर तोड़वाए हैं और अकेले बनारस में 76 मंदिर तोड़वाए हैं। यही प्रमाण है शाहजहां कितना सेक्युलर था। या हमारे देश के कुछ सेक्युलर तो रामायण और महाभारत में भी सवाल उठाते। उनके हिसाब से तो राम और कृष्ण का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये तो सब काल्पनिक पात्र है। लेकिन उनके संदेह को मिटाने का काम हमारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने किया। उन्होंने रामायण और महाभारत के प्रमाण तो दिए और उन तथाकथित सेक्युलरों के मुंह पे तमाचा भी जड़ दिया। मिलॉर्ड, सदियों से चली आ रही भारत की सभ्यता को बार बार दुनिया भर के लोगों ने खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वो कभी सफल नहीं रहे। वो सभ्यता आज भी बरकरार है। क्यों? क्योंकि भारत की रग रग में सनातन है। और ये सनातन का अर्थ यहाँ पे किसी परंपरा, पंथ या धर्म से नहीं है। सनातन एक सोच है, सोच। लेकिन दुख की बात है मिलोड कि आजादी के इतने साल बाद भी हम लोग पूरी तरह से सनातन को नहीं अपना पाए। उसे ऐसे परे रखा जैसे हमारी कोई मजबूरी है या हम किसी चीज से डरे हुए हैं। मिलोड, इतिहास दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है, लेकिन जिसकी नींव झूठ पे आधारित हो उससे न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है? आजादी के 78 साल बाद भी हमारी सोच, हमारा नजरिया उन्हीं लोगों के तलवे चाट रहा है जिन्होंने लेश मात्र संकोच नहीं किया हमारी पूरी सभ्यता को खत्म करने की, हमारे अस्तित्व को मिटाने की, और फिर भी हम चुप हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मौन रहने में समझदारी है, लेकिन मौन रहकर अन्याय सहना, हर चाटे पे गाल आगे करना, उसमें समझदारी नहीं, कायरता है। लेकिन अब सवाल उठाने पड़ेंगे, क्योंकि अब अगर सवाल नहीं उठाए तो हमारा इतिहास और हमारा अस्तित्व दोनों सवाल बन के रह जाएंगे। That's it, Milord. इस केस की प्रोसीडिंग सुनने के बाद ऐसे तथ्य, ऐसे एविडेंसेस सामने आए हैं जिसकी जानकारी जनसमाज को पहले नहीं थी। यह बात तो बिल्कुल साफ है कि इतिहास में बहुत सारी त्रुटियां हैं जिसको सुधारना बहुत जरूरी है। इसलिए कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि एजुकेशन बोर्ड हिस्ट्री की किताबों में बदलाव करें और इस पर विचार करें कि बच्चों को भविष्य में आगे बढ़ने के लिए कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ाने चाहिए। और यह भी हिदायत देती है कि वो इतिहास के प्राचीन मंदिर और मॉन्यूमेंट्स को भी सिलेबस में ऐड करें, ताकि बच्चे अपने देश के प्राचीन मंदिरों और महलों के बारे में जानकारी रख सके। ताजमहल पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि ताजमहल सिर्फ एक इमारत ही नहीं बल्कि विश्व धरोहर है। इसीलिए दोनों पक्षों के दस्तावेजों को ठीक से निरीक्षण करने के बाद ही कोर्ट किसी फैसले तक पहुंच सकती है। इसीलिए कोर्ट ताजमहल पर फैसला सुरक्षित रखने का ऑर्डर देती है। ऑर्डर टू कीप द वर्डिक्ट ऑन द ताजमहल रिजर्व्ड। विष्णुदास की ही तरह ताजमहल का इतिहास कुछ लोगों के लिए एक सवाल बना हुआ है, इसलिए समय समय पर लोगों द्वारा जनहित याचिकाएं दाखिल की गई।
इलाहाबाद हाई कोर्ट, रजनीश सिंह, 7 मई 2022। श्री रजनीश सिंह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने ताजमहल के 22 बंद कमरों को खोलकर हिंदू मूर्तियों की उपस्थिति की जांच करने की मांग की। साथ ही एक तथ्य जांच समिति गठित करने की भी मांग की गई थी। अदालत ने 12 मई